इन्वेस्टर के लिए रिस्क लेना कितना जरूरी हो गया है? रिस्क के बारे में ऐसा बोला गया है कि रिस्क है तो इश्क है। करियर को लेकर हो, एजुकेशन में तो ऐसा रिस्क लिया हो इसको आपको लगता हो कि रिस्क मैंने लिया और ये अच्छा डिसीजन था मेरा? अपनी सोच कब टेस्ट होगी? जब अपन कोई एंटरप्रेन्योरियल काम करेंगे या कुछ अलग करेंगे तब अपनी सोच टेस्ट होगी ना। जो किनारे में बैठ के कमेंट्री दे रहा है उसको तो भैया हर बॉल में क्या खेलना पता है। ऐसे सवार ही मैदानी जंग में हाँ। वो क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मैंने उनसे ये सीखा कि भाई कंपाउंडिंग बोलते सब है, लेकिन आपने कभी अगर उसको गिना नहीं, विजुअलाइज नहीं किया तो एक्चुअलाइज कैसे करेंगे? पिछले 2 साल में लगभग 70% पैसा लोगों ने स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टर फंड्स में लगाया है। हम जब देखते हैं कि स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है पर उनको रिटर्न नहीं मिले, कि जो आपने बोला वो चीज होती है इनकंसिस्टेंसी की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि लोग परफॉर्मेंस देख करके फंड में आते हैं। इस तरह से मतलब इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आता था कि इमर्जिंग ब्लू चिप है तो शायद मिड कैप है और ब्लू चिप है तो लार्ज कैप है, तो मिड कैप है तो मिड कैप है, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप है। एब्सोल्युटली। तो क्रिएटिविटी का तो कोई अंत नहीं है। तो सेबी ने बढ़िया काम किया ना कि भाई लार्ज कैप फंड का नाम लार्ज कैप होना चाहिए ना यार। मतलब क्यों ये सब तुम खराब आदत है। लेकिन सबसे पहले फोन उठाता हूँ और बिना समझे किसी के बोलने पे, जब मैं कॉलेज से निकला ही था तो सारी गलती उसमें कर ली थी कि जो अपने को समझ में नहीं आता है वो ले लिया। बुल मार्केट या बेयर मार्केट, व्हाट टीचेस यू मोर? बुल मार्केट में लोगों के स्टेटमेंट हरा हो जाता है। ये कहूँ कि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होते तो कोई प्रोफेशन, रीडिंग करना, रिसर्च करना और ऑफ कोर्स शेयर करना। हाँ, शेयर करना। यस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर आशीष सोमैया से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। आज अपने समय निकाला और वैसे खैर आप इजीली एक्सेसिबल हैं, जब भी आपसे बात करनी हो तो आप इजीली अवेलेबल होते हैं। बट आज मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर और उसमें जो आपका योगदान रहा है, आपका इंडिविजुअल और एज ए एएमसी। तो पहला सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है जी, और इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही, मतलब कि अच्छे रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को, इसके लिए इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, या फिर कुछ इनोवेशन हुए, कुछ नए तरह के फंड्स आए जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा और बढ़ा? तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोलियोज भी बढ़े, एएम भी बढ़ रहा है, एसआईपी बुक भी बढ़ रही है? तो इन सब के पीछे क्या कारण है? सो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिस आके हमसे मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसके एक्चुअली कई कारण हैं और कई इंटर रिलेटेड है। मतलब ये एक तरीके से सिंपल भी है बट एक तरीके से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसको डिफरेंट वेज में इसको आंसर करना चाहिए एक्चुअली। सो देखिए, परफॉर्मेंस तो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि बाज़ार चलता है। बाज़ार से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, कभी अच्छे फंड कभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिला के जब बाज़ार का परफॉर्मेंस है और कई सारे फंड्स ऐसे हैं जो बाज़ार से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो कारण तो ज़रूर है ही जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। लेकिन बाज़ार तक या बाज़ार में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड पहुंचने के पहले बेसिक रीजंस क्या है? क्योंकि देखिए, जब एक इन्वेस्टर बाज़ार में आता है या म्यूचुअल फंड्स के पास आता है तो वहाँ पहुँचने के बाद चलिए ठीक है, रिटर्न बढ़िया मिला तो वो उसमें इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन लोग इस तरफ का रुख कर क्यों रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि भाई अगर आप देखें तो पिछले थोड़े सालों में हमारे यहाँ पे ब्याज दर जो है वो काफ़ी हद तक गिर गए हैं। जैसे मुझे याद है बहुत ज़्यादा पीछे, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अगर 25-26 साल पहले जाऊँ, इतना पीछे जाऊँ, तब तो ब्याज दर कुछ अलग ही थे। मतलब जो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बॉन्ड्स रिलीज़ करती थी, जिसको बोलते थे आरबीआई रिलीफ बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग रेट, मतलब गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हैं तो वो रिस्क फ्री है। तो रिस्क फ्री होने के बाद गवर्नमेंट 11% टैक्स फ्री पे बोरो करती थी। फिर आपको याद होगा जैसे पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा करते तो 10% का रिटर्न होता था और इंटरेस्ट भी मंथली मिलता था पोस्ट ऑफिस में। अगर आप स्टेट बैंक वगैरह की बात करें तो बैंक डिपॉजिट रेट 10%,
पीपीएफ का रेट 12%। फिर अगर आप प्राइवेट संस्थाएं देखें जैसे एचडीएफसी, कोटक वगैरह, तो 15, 16, 17, आईसीआईसीआई सेफ्टी बॉन्ड्स वगैरह जब आपको याद होगा या तो सब डबल डिजिट में है, राइट। तो रिलेटिवली नो रिस्क या लो रिस्क और बढ़िया डबल डिजिट रिटर्न। तो पहले का एक जनरेशन था जिसको शेयर बाजार में आने की या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी तो एक ये मेजर चेंज हुआ है। दूसरी बात है कि भाई पूरा डिजिटाइज हो गया, तो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस आपने कहा कि उसने अट्रैक्ट किया परफॉर्मेंस investors को, है से सिर्फ ना? परफॉर्मेंस अट्रैक्ट भी करता है और परफॉर्मेंस लोगों को वहाँ पे बरकरार रखता भी है। लेकिन उसके पीछे के 2-3 कारण ये है कि डिजिटाइजेशन है, ब्याज दर गिर गए वो, और तीसरी चीज़ ये है कि भाई हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, जैसे आप पॉपुलेशन की बात करें तो हम लोग क्या है कि 140 करोड़ 142 करोड़ ऐसा बोलते हैं, लेकिन उससे लोगों को सही सही अंदाज़ा बैठता नहीं है। अगर आप इस तरह से देखें कि भाई 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल, हर उम्र का हमारे यहाँ पे 1.25 से 2.25 करोड़ लोग हैं। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी चैलेंजेस हैं, लेकिन भाई अगर हर उम्र का 2 करोड़ लोग होगा तो उसमें से कोई 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख लोग जो हैं वो कुछ कमाने की, कुछ बचत करने की आयु में आएंगे, तो उतना तो पार्टिसिपेशन मार्केट का बढ़ेगा ही। और आखिरी चीज़ फिर इसके पीछे जैसे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंक्लूजन है या हमारी सेबी है जो म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन है, तो उसमें ये इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन, म्यूचुअल फंड सही है, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें, इसके ऊपर इतना एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं भाई ये सारे के सारे रीजंस जो हैं वो एक साथ जमा हुए हैं, और फिर उसके ऊपर बाजार का और म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस भी है, तो लोगों ने जो बैकिंग दिया है उसका उनको रिजल्ट भी सही। मतलब ज़रूरत भी है क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स में, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में स्कोप नहीं है अच्छे रिटर्न्स अर्न करने का, तो ज़रूरत हो गई। दूसरी बात ये है कि कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, वो भी पॉजिटिव रहा, और ऊपर से अवेयरनेस, निवेशकों का भरोसा जो है। यस। और भारी तादाद में यंग लोग हैं मार्केट में जो जुड़ रहे हैं अभी, तो सेविंग करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं एक्चुअली। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे ही जुड़ा हुआ मुझे एक सवाल और मन में आया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, हालांकि देखिए आप मानेंगे कि अभी भी छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 में म्यूचुअल फंड के प्रति उतना ट्रस्ट जो है वो अभी तक नहीं बना है ना, अभी भी नहीं है। तो इसको लेकर अगर मैं बात करूं वाइट ओक कैपिटल एएमसी की, तो आप इन्वेस्टर कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन पर आपका कितना फोकस है, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मुझे लगा है कि ये ना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स, आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ही इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। तो इसको लेकर एज अ फंड हाउस आपके क्या व्यूज़ हैं और आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? तो पता है आपको, जैसे पंकज जी, हमने सबने, जैसे आपने या हमने, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का जो एग्ज़ाम होता है या एनआईएसएम का एग्ज़ाम होता है कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के लिए, ये सब क्या है, हम लोगों ने ये सब एग्ज़ाम और म्यूचुअल फंड के बेसिक्स और ये सब चीज़ें सीख के, ये बातें करके 2 दशक से ज़्यादा हो गए। तो अब म्यूचुअल फंड की जो बेसिक स्ट्रक्चर है और म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना और एग्ज़ाम पास करना, ये सब हमारे लिए शायद पुरानी चीज़ें हो गई है। लेकिन आज भी मैं कहीं पे, जैसे आपने बताया टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में या कहीं पे भी, या कभी-कभी मुंबई दिल्ली में भी, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ और निवेशकों को और वित्तीय सलाहकारों को मैं जब मैं मिलता हूँ, तो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि भाई जब सवाल आता है, तो जैसे हमको कोई पूछता है कि भाई व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, तो ये तो देखिए हमने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बिरला, निपॉन, ये सारे बड़े-बड़े दिग्गज नाम सुने हैं और ज़ाहिर-सी बात है सुने भी हैं। लेकिन समझो कि भाई व्हाइट ओक कैपिटल नया नाम है, तो ये नाम तो हमने सुना नहीं है, तो कैसे इस पे निवेश करें, कैसे भरोसा करें? तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि भाई जो म्यूचुअल फंड है, उसमें आप उनको पैसा लेंड नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे मार्केट में निवेश कर रहा है, और इसमें लोग कैसे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पैसा मैनेज करने के तौर तरीके क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। बट आपको पता है एक चीज़, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैंने देखा है कि अभी भी लोगों को म्यूचुअल फंड का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है। लोग ये नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड चाहे किसी भी संस्था का हो, किसी भी ब्रांड का, कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, बेसिकली जब आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपको जब यूनिट होल्डर बोला जाता है, तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, और हर एक निवेशक जो है उस ट्रस्ट Owner का है। बेनिफिशियरी, यूनिट का ओनर है वो, यूनिट्स का ओनर और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी। Correct। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर एक ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ट्रस्टी है, और यूनिट होल्डर्स जो है वो उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम निवेशकों को ये नहीं पता है कि भाई जो ट्रस्ट है वो एक कस्टोडियन को अपॉइंट करता है,
जैसे कि हमारे केस में डॉइचे बैंक है, या बड़े बड़े मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे HDFC बैंक कहीं हो सकता है, कहीं स्टेट बैंक हो सकता है, इस तरीके से ICICI वगैरह, इस तरीके से ट्रस्टी जो है वो एक कस्टोडियन अपॉइंट करता है। तो हमारे जो निवेशक हैं उनको ये नहीं पता है कि जब ये निवेश करते हैं तो इनका पैसा और म्यूचुअल फंड के जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी चीज़ें हम इनके लिए खरीदते हैं, इनको ये नहीं पता कि भाई ये हमारे कब्जे में नहीं, ये कस्टोडियन के पास होता है। और तीसरी चीज़ लोगों को ये नहीं पता है कि तो भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे जिसका मैं CEO, तो हम क्या करते हैं। तो निवेशकों को ये नहीं पता है कि भाई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स है। लिमिटेड पावर्स का क्या मतलब है पंकज जी? अगर एक स्कीम का नाम है, समझिए एक स्कीम का नाम है फार्मा फंड, फार्मा एंड हेल्थ केयर, तो ट्रस्टी जो है उसने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उस फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के लिए एक लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि भाई आप इस स्कीम का जो पैटर्न है उस पैटर्न से लगते हुए जो शेयर्स हैं वो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बस। और ये भी इंस्ट्रक्शन हमको कस्टोडियन को देना पड़ता है। तो जब आप हमको जब पैसा देते हैं तो आप पैसा तो एक कलेक्शन अकाउंट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड का कलेक्शन अकाउंट है, आप पैसा जमा करते हैं। फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया ये पैसा कस्टडी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, और फिर कस्टोडियन को हम इंस्ट्रक्ट देते हैं कि फलाना फलाना हमारी ये स्कीम है, उसके निवेशकों के लिए आप ये शेयर हम बाजार में ऑर्डर प्लेस करेंगे, इन शेयरों की आप एक्सचेंज से डिलीवरी लीजिए, और डिलीवरी लेने के लिए उन शेयर का पेमेंट आप एक्सचेंज को करिए। समझिए कि मैं एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी, समझिए कि मैंने कस्टोडियन को कोई गलत ही इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये पैसा आप, ये जो पैसा कलेक्शन अकाउंट से आया है इसको आप फलाना फलाना कंपनी को या फलाना फलाना जगह पे ट्रांसफ़र कर दो, तो कस्टोडियन नहीं करेगा। कस्टोडियन केवल 2 या 3 ही इंस्ट्रक्शंस हमारे से लेता है। कलेक्शन अकाउंट से पैसा एक्सचेंज में पे करो, शेयर्स की डिलीवरी लो, और जो शेयर हमने बेचे उसकी डिलीवरी दो, और सामने पैसा रिसीव करो। इतना ही काम कस्टोडियन करता है। और हम इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन अगर कस्टोडियन को देंगे तो कस्टोडियन वो इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा। और कस्टोडियन खुद भी सेबी से रेगुलेटेड है। वो कोई हमारे सगे रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई हमारी बात सुन लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर, तो म्यूचुअल फंड चाहे किसी का भी हो, स्ट्रक्चर सबका यही होता है। और मेन बात क्या है कि भाई हर म्यूचुअल फंड में लोग कौन है, पैसा मैनेज कैसे करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सिस्टम कैसी है, प्रोसेस कैसी है, यही मायने रखता है। बट स्ट्रक्चर, ट्रस्टी, कस्टोडियन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, और इस स्ट्रक्चर में पैसा बाहर नहीं जा सकता है। देखिए हर कोई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कभी कोई अच्छे सौदे, कोई गलत, अच्छे डिसीजन, खराब डिसीजन, बेटर परफॉर्मिंग डिसीजन, नॉट परफॉर्मिंग डिसीजन हर तरीके के लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस कभी अच्छा होता है, कभी बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपका पैसा, आपके पैसे के साथ कोई गलत काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, और हर कोई सेबी को रिपोर्ट करता है, और हर चीज़ का इसमें लाइव मॉनिटरिंग होती है। और जैसा मैं दूसरी तीसरी बार दोहराता हूँ कि जो स्कीम का कॉन्स्टिट्यूशन है उतने ही इंस्ट्रक्शन कस्टोडियन हमारे से लेता है। कोई गलत सलत इंस्ट्रक्शन तो कस्टोडियन भी नहीं लेगा। नहीं, आपके बात सहमत हूँ। और आपने जो भी कहा ना कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी लगती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि सवाल कई बार मैंने सुना है इन्वेस्टर से या अपने व्यूअर से, सब्सक्राइबर से, कि मुझे कोई सरकारी कंपनी का फंड बताइए। ठीक है, तो मेरा कहना ये होता है कि फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि फंड मैनेज कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली अगर वो इक्विटी फंड है तो उसका अंडरलाइंग जो असेट है वो तो इक्विटी स्टॉक्स होंगे मेजरली। तो वो सरकारी कंपनी मैनेज कर रही हो, प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही हो, अगर वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगी आपकी स्कीम में। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। और इस पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम मेट्रोज़ की बात करें, थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, छोटे शहरों में कम होगी, जिसकी वजह से ये ट्रस्ट जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर वो नहीं बन पाता है। जो मैंने कहा कि सरकारी बैंक में या जो बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड है वहाँ थोड़ा आसान हो जाता है। वाइड और कैपिटल म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा, इस हिसाब से कि अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। तो इसलिए मेरा सवाल यही था कि क्या आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए करते हैं अपने हिसाब से? एमफी का तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, सेबी काफ़ी कुछ कर रही है।
और दूसरा मैंने ट्रांसपेरेंसी को लेके बोला था, आप पूछा था आपसे कि आप मानते इस बात को कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, तो अपनी आपकी फैक्ट शीट में, आपके कम्युनिकेशन में क्या आप इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं? ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। इम्पोर्टेंस तो हम बहुत देते हैं अवेयरनेस के लिए। इनफैक्ट यहाँ तक कि जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े-बड़े जैसे मैगज़ीन्स हैं, वैल्यू रिसर्च, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह के, हर जगह पे हम आर्टिकल्स लिखते हैं। ग्राउंड इवेंट्स भी अपना काफ़ी किए कंटेंट हैं आपने। हाँ, और अभी ग्राउंड इवेंट्स में अगर आते हैं तो पंकज जी, जैसे ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई की बात नहीं हो रही है। मैं पर्सनली, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, समझो मैं बनारस जाता हूँ, तो बनारस में तो जो भी मुझे निवेशकों के लिए कोई प्रोग्राम किया जाए या वित्तीय सलाहकारों के लिए प्रोग्राम किया जाए, तो बनारस तो ठीक है, बहुत बड़ा शहर है। अभी थोड़े दिन पहले बनारस से आगे मैं जौनपुर में भी गया था इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। उसके पहले थोड़े दिन पहले मैं, चलिए असम जब जाते हैं तो लोग गुवाहाटी जाते हैं, तो चलिए गुवाहाटी में तो प्रोग्राम किया, लेकिन हमारे MFD जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ तेजपुर में हमने जैसे प्रोग्राम किया। अभी 2 दिन पहले जैसे मैं जामनगर में था, फिर मैं राजकोट, फिर अब देखिए जैसे हम जोधपुर जाते हैं, पिछले महीने में जोधपुर से 2.5 घंटा आगे ब्यावर में मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। तो जहाँ पे भी हमको मौके मिलते हैं ना, हम लोग कोई मेट्रो सेंट्रिक, मेट्रो तो आप चलिए ठीक है, स्टेट कैपिटल भी नहीं, उसके भी आगे जहाँ पे भी हमको मौका मिलता है, जहाँ पे भी हमको इन्वेस्टर अवेयरनेस का या वित्तीय सलाहकारों के साथ मिलने का, बात करने का मौका मिलता है, हर जगह पे हम रेडी काफ़ी होते हैं। फोकस है आपका इसमें। क्योंकि जब लोगों से मिलते हैं तो हमारी भी जानकारी बहुत बढ़ती है, हमारी भी अवेयरनेस और एजुकेशन होती है। केवल ज़रूरत क्या है यहाँ पर उस जगह एक पर? तरफा प्रोसेस तो है नहीं। वरना आप सोचिए कि इतने सालों के बाद, मैं तो 26 साल से इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कैसे समझ में आया कि भाई आप पूरे टाइम बाजार और म्यूचुअल फंड की बात नहीं करिए, लोगों को स्ट्रक्चर समझाइए। तो ये तो ग्राउंड बहुत फीडबैक से इम्पोर्टेंट। ही, इसलिए मैंने बोला ना कि भाई हमको तो वो एग्जाम पास करके 25 साल हो गए, हम तो सोचते भी नहीं है स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन जब नहीं, नहीं, बिल्कुल निवेशकों से सही बात कहा। करते हैं तो एकदम बेसिक लेवल पे जब बात करते हैं, तब काफ़ी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने भी कहा छोटे शहरों में, मैंने सिलीगुड़ी में, उधमपुर जैसी जगह में आपके साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, मतलब एब्सोल्युटली। वाइडो कैपिटल की तरफ से। तो काफ़ी जगहों पर जहाँ जहाँ रीच मेरी थी, मैंने भी कोशिश की वहाँ पहुँच के प्रोग्राम करने की, तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपने भी कहा ना कि 26 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, काफ़ी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मैंने भी मतलब काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ इंडस्ट्री से, तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ये 5 सालों में तो खैर हमने फिर भी एक तरफा ग्रोथ देखी, बट पीछे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दोनों ही देखे गए। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बात सही है। लेकिन मैंने ना अभी एक OTT पे कोई सीरीज़ है शायद, तो उसका एक प्रोमो देखा था, जिसमें वो कहता है कि एक टाइम था कि जब जो लोग रिस्क लेते थे तो उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता था, और अब जो रिस्क नहीं लेते उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है। ठीक है? तो इन सब बातों से मुझे जानना था आपसे, आप क्या समझते हैं कि अगर हमने बात की कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में स्कोप बहुत कम है, आप शायद इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाएँ, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन सब चीज़ों के बीच तालमेल बनाते हुए इन्वेस्टर के लिए रिस्क लेना कितना ज़रूरी हो गया है, और क्यों लेना चाहिए? फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊँगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर, पर पहले शॉर्ट में इसको बात करते हैं। नहीं, सो पंकज जी, एक्चुअली क्या होता है कि आप सही बोल रहे हैं। जैसे आपने OTT का जिक्र किया, तो जैसे एक बहुत फेमस OTT है, उसमें रिस्क के बारे में ऐसा बोला गया है कि रिस्क है तो इश्क है, जहाँ पे रिस्क को एक तरीके से रोमांटिसाइज किया गया है, और रिस्क लेने को बहुत ही रिस्क लेने को एक अचीवमेंट का या एग्रेशन का तरीका बताया गया है। और कभी कभी दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि आप टीवी पे देखते हैं कि भाई रिस्क लेने से बहुत नुकसान हो सकता है, राइट। एक वो सैफ खान साहब की और आई थिंक काजोल या ऐसी कोई मूवी थी जिसमें मैसेजिंग पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पे थी, शायद उस मूवी का नाम तारारंपम या ऐसा कुछ था, कि जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ख़राब होती है तो उनकी पूरी पैसे का नुकसान हो जाता है वगैरह। ये बात ना आप भी एग्री करेंगे कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर मूवीज़ में ऐसा ही दिखाया गया कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, डूब गया, नुकसान हो गया, आगे से नहीं करूँगा। कोई मूवीज़ के थ्रू ये नहीं बताता, मतलब अधिकतर देखा नहीं गया कि इक्विटी मार्केट ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात से गारंटी नहीं मिलती कि फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस होगी, बट अगर आप 20-25 साल का भी रिकॉर्ड देखते हैं यस। तो इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है।
तो ट्रेनर्स को पता नहीं क्यों इस तरह एक सो दिखाया एक्चुअली जाता है। मैंने ये दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल्स एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट पे पकड़ा कि एग्जैक्टली ये आपके पॉइंट को कवर करने के लिए मैंने दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल दिए। वो एग्जांपल मैंने इसलिए दिए क्योंकि मूवीज़ में या कहीं पे भी बहुत जगह पे एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए जाते हैं एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, राइट? वेयरएज इन रियल लाइफ हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए पंकज जी कि भाई आपका एयर कंडीशनर भी है तो उसमें भी थर्मोस्टेट है, राइट? अगर आप 24 डिग्री सेट किया तो 24 पे आकर के वो कंप्रेसर कट ऑफ करेगा। अगर आपके घर में पंखा भी है जिसका रेगुलेटर है तो भाई आप 2 बार घुमाएंगे तो पंखा 2 के स्पीड पे चलता है, राइट? जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लाइफ इज़ ग्रे, मतलब ब्लैक या वाइट नहीं होता है। तो जैसे एयर कंडीशनर है वो आप 16 डिग्री या 30 डिग्री पे नहीं रखते। पंखा भी है आपके घर में है, गर्मी होती है आप 0 पे या 5 या 6 के स्पीड पे नहीं चलाते हैं आमतौर पे, राइट? लाइफ इज़ ग्रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब चीज़ वाइट या ब्लैक नहीं होती है, बीच में होता है। तो हर चीज़ में कैलिब्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम में नहीं सोचना और कैलिब्रेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क लेना या नहीं लेना उसका डिस्कशन नहीं है, कितना रिस्क लेने से क्या परिणाम मिलेगा। अगर इतना जोखिम लेंगे कि भाई पूरा एक काम करो ना तो पूरा पैसा ही एक शेयर में लगा दो, तो पूरा पैसा आप एक ही शेयर में लगाएंगे उससे ज़्यादा जोखिम का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप इस पार या उस पार हो जाएंगे इन लोग। और अगर पूरा पैसा बैंकों के डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे तो महंगाई का रिस्क दर है को क्योंकि महंगाई का दर आपको खा जाएगा। तो एक्सट्रीम में नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि भाई हम कितना जोखिम लेंगे जिससे कि हमारी रात की नींद नहीं उड़ जाएगी। हम कितना जोखिम लेंगे जिससे कि भाई चलो हमको 6% नहीं और हमको 25% नहीं, बट भाई 10-12% रिटर्न तो आ सके। तो सब लोगों को ना मैक्सिमाइज, देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स ना हमेशा मैक्सिमाइज करने के तरीके से सोचते हैं। मार्केट बहुत ही अलग प्राणी है। मार्केट में अगर आप या फाइनेंस के वर्ल्ड में आप मैक्सिमाइज करने की ट्राई करेंगे ना तो कभी न कभी पलट के मार्केट आपको मिनिमाइज कर देगा। तो मैक्सिमाइज मत करिए और इतना रिस्क भी मत लीजिए कि मार्केट आपको मिनिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज कीजिए। हमेशा बीच में सोचना है कि भाई कितना करने से क्या होगा, राइट? एंड यू हैव टू रेगुलेट द रिस्क दैट यू कैन टेक, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कि जो सिंपली मिल रहा है उसके बियॉन्ड कुछ आपको अगर अचीव करना है तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ तो हाँ, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं। मतलब अगर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करके कुछ मिल रहा है, अगर रिस्क रेट की बात कर लूं उसके ऊपर कुछ कमाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अब लेना तो ही लेना आपने है, सही वो बोला, रिस्क है ना। नहीं लेंगे और गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो 6.5% मिलेगा। मिले वो मिल रहा है तो मिलता रहेगा, पर उसके बियॉन्ड कुछ कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप खुल के बात बताते भी हैं, तो एक बात जानना चाहूंगा कि आपने कोई ऐसा रिस्क लिया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, अपने करियर को लेकर हो, एजुकेशन में कुछ हो, कोई ऐसा रिस्क लिया हो इसको आपको लगता हो कि रिस्क मैंने लिया और ये अच्छा डिसीजन था मेरा? नहीं, सो देखिए बहुत सारे भी हो सकते गलत, हैं। हाँ तो गलत जैसे नहीं, अच्छा बताइए मुझे, गलत कोई अच्छा बताइए कि रिस्क लिया और आज आपको खुशी होती है कि वो लिया और सच में मेरे लिए अच्छा रहा। हाँ, सो देखिए जैसे पंकज जी आप जानते हैं, जैसे समझो कि आप अपने करियर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, या इन्वेस्टमेंट, दोनों के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि समझिए कि करियर की अगर आप बात करते हैं तो जिस अभी मेरी उम्र लगभग 50 साल है अभी, तो जिस जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई अगर आपको एक अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई तो आप जितना लंबा समय उसमें बिता सकें दैट इज़ बेटर। लेकिन मैंने 2 बार ऐसा रिस्क लिया है कि भाई एक स्टेबल जॉब में अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, फिर कहीं से एक न्योता आया कि भाई आप हमारे साथ एक कंपनी को सेटअप करने में हेल्प करिए, तो वैसे मैंने किया, तो चलिए वो कर पाया मैं। फिर दूसरी बार प्रशांत जी जो है वाइट ओक के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब, इनको मैं 2020 के एंड में मिला था। तो जब प्रशांत जी और यहाँ की इन्वेस्टमेंट टीम को देख के मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि भाई यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करने के लिए। तो मैंने 2 बार ऐसा बड़े दिग्गज लोगों के साथ काम करके, रामदेव जी हैं, प्रशांत जी हैं, तो 2 बार ऐसे दिग्गज जो फाउंडर्स हैं या बड़े सक्सेसफुल लोग हैं
इनके साथ या इनकी लीडरशिप में काम करके कंपनी सेटअप करने का जो बीड़ा उठाया, 2 बार मुझे ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ है। इसको करियर के तौर पे कुछ लोग रिस्क बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको कैलकुलेटेड रिस्क बोल सकते हैं, या कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई नहीं, आप तो आपके बहुत बढ़िया फाउंडर्स के साथ आपने काम किया तो रिस्क नहीं भी है। किसी भी नज़रिए से आप देख लीजिए। ये है जैसे जैसे दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ करियर के अलावा भी, जैसे इन्वेस्टिंग। अभी हमारे यहाँ पे मतलब मैं तो 26 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, और हमेशा से म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में ही मैंने, मतलब मेरा तो पूरा करियर और इन्वेस्टिंग, मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोफेशनल, सब कुछ, मतलब आमदनी भी यहीं से आती है और निवेश भी हम यहीं पे करते हैं। तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड, इक्विटी यही है। और हमारे यहाँ पे ऐसा, जितने लोग भी शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड में काम करते हैं ना, वो आमतौर पे आपको बोलेंगे कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि भाई कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं तो बिलीव करता हूँ कि लेना चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिलीव्स हैं, या आप इसको रिस्क बोल लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग क्या बोलते हैं कि कभी लीवरेज नहीं करना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। तो ये बात सही है। शेयर बाजार में लगाने के लिए, शेयर बाजार में पैसा लेने के लिए कतई आपको लीवरेज नहीं करना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे चीज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं जहाँ पे पीछे एक हार्ड एसेट है जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, और ऐसी चीज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं जिसमें एक आपको रेगुलरली कैश फ्लो आने वाला है, क्योंकि जो कैश फ्लो है वही आपके लोन का भरपाई करता है, राइट। तो कुछ अनकन्वेंशनल डिसीजंस हैं, या जो कुछ कॉमन बिलीफ है उसके विपरीत मैं कभी कभी काम करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है शायद थोड़ा सोच समझ के करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। फिर देखते हैं। सोच समझ के आपको मालूम है कि अगर वो नहीं किया, हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक रिस्क नहीं लेंगे तो जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। ऑफ कोर्स, उसके बियॉन्ड कुछ कमाना है तो थोड़ा तो कुछ और एफर्ट्स करने और एक पड़ेंगे। रिस्क लेने का ना, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट में बोला, जैसे मैंने आपको क्या करियर में मैंने बोला, तो जैसे करियर रिस्क की अगर आप बात करें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या है कि भाई हर दिन सुबह 9 बजे आना और शाम को 6 बजे जाना और एक कंपनी में 25 साल काम करना, तो ये तो कर सकते हैं, मतलब ऐसा इसमें बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है। दैट इज़ द राइट वे टू लीड योर, बिकॉज करियर ही सब कुछ नहीं, फैमिली है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो दैट इज़ अ गुड अप्रोच। दूसरा चीज़, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि भाई मैं एक जगह पे किसी की लीडरशिप में समझो काम कर रहा हूँ, और एक मैंने समय निकाला, अच्छा करियर, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दूसरी सोचने वाली भी कि भाई हाँ, लेकिन मेरे अपने भी कुछ बिलीव्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बिलीव्स टेस्ट होएं, के राइट। सी, वन इज दैट आई कैन डू अ जॉब in a company for years to come, no questions asked, everything is fine and delivering as per the expectation, right। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई मैं क्यों किसी फाउंडर के साथ जुड़ के मैं क्यों नया कंपनी सेटअप करूं, या कुछ नया इनिशिएटिव क्यों लूं, क्योंकि जब आप नई कंपनी सेटअप करते हैं या आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, तब ये होता है कि भाई आपकी सोच को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि तब आप, इट इज़ योर नेक ऑन द लाइन। You are making a hypothesis about the industry, about the competitive landscape, about your distributors, about your customers, about the economy. तो आपकी कोई सोच है, आपकी कोई हाइपोथेसिस है कि भाई फलाना फलाना यहाँ पे ये दरवाज़ा खुला है, अगर ऐसा करेंगे तो अपने को एंट्री मिलेगा। तो अपनी सोच कब टेस्ट होगी? जब अपन कोई एंटरप्रेन्योरियल काम करेंगे या कुछ अलग करेंगे, तब अपनी सोच टेस्ट होगी ना, वरना तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। आपकी सोच कब टेस्ट नहीं होगी तो ठीक है, मतलब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी सोच भी कभी टेस्ट हो, कुछ करके देखेंगे, कुछ करके देखें, और उसका अगर कुछ परिणाम निकले, तो जैसे मुझे ऐसा किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि भाई कई बार आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, टेनिस देखते हैं, तो कमेंट्री चलती है, राइट। तो देखिए क्या है कि भाई जो कमेंट्री दे रहा है ना, उसने तो लाइफ में कभी कोई गलत शॉट खेला ही नहीं है, राइट। वो तो तेंदुलकर साहब हैं, सही शॉट गलत शॉट वही खेल सकते हैं। जो किनारे में बैठ के कमेंट्री दे रहा है, उसने तो उसको तो भैया हर बॉल में क्या खेलना पता है, और उसने तो कभी कोई गलत शॉट खेला ही नहीं रहे। लेकिन जो बेचारा मैदान में है, गलती तो वही करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका भी कभी टेस्ट हो, तो थोड़ा रिस्क लेना जरूरी होता है। शेर याद आ गया, वो गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, हाँ वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। एब्सोल्युटली। सो देखिए आपने एक दो पंक्ति में आपने पूरा का पूरा उसका तो इसके लिए अगर कुछ
करना है तो गिरेंगे या फिर उठेंगे वो तभी मालूम चलेगा। आपने एक अच्छी बात कही अभी आपने, और फॉर्चुनेटली आपने काफ़ी जो इंडस्ट्री के वेटरन हैं उनके साथ में काम किया है, मोतीलाल जी, रामदेव जी, इवन खेमका जी। एक जो आपका एक्सपीरियंस रहा उससे मैं जानना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट में भी एक मेंटर या फिर एक एडवाइज़र की अब क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? देखिए हर किसी को ना कमेंटेटर नहीं चाहिए, लेकिन साउंडिंग बोर्ड तो ज़रूर चाहिए, राइट? क्योंकि भाई अगर आप एक थर्ड पार्टी चाहिए आपको एक राइट कोर्स पे रखने के लिए, राइट? मेरा सवाल ये था मतलब क्योंकि आप ऐसे काम किया तो आपको उनके एक्सपीरियंस से हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है यस। ना? सो देखिए 3-4 चीज़ें मैं आपको जो हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाइलाइट्स मेरे लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने भी रामदेव जी से काफ़ी बार इंटरेक्शन किया ही है ज़रूर। लेकिन रामदेव जी एकमात्र ऐसे जो मुझे पता है, जो जैसे ना हमको स्कूल में सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप रामदेव जी को भी पूछिए तो ही कैन काउंट 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 वैसा। लेकिन 3 6 12 24 48 96। तो क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सपोनेंशियल थिंकिंग, नॉन लीनियर थिंकिंग, कंपाउंडिंग, तो जितनी तेज़ी से रामदेव जी गणित कर सकते हैं ना, उतने तेज़ी से मैंने आज तक, मतलब आप उनको ऑड नंबर भी पूछ लीजिए कि किसी चीज़ को इस रेट पे 42 साल तक अगर ग्रो करें तो कितना होगा, तो ही विल टेक लेस देन 5 सेकेंड्स टू टेल यू। तो ये मैं गणित की कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का गणित आप कर सकते हैं तभी उस तरीके का सोच आप। तो ये आपने ये सीखा सो है ऐसा। कंपाउंडिंग क्या है पंकज जी? कंपाउंडिंग हम सब बोलते हैं, मैं आपको खाली उसका प्रमाण दे रहा हूँ कि भाई कंपाउंडिंग बोलते सब है, लेकिन अगर आपने कभी, मैंने उनसे ये सीखा कि भाई कंपाउंडिंग बोलते सब है, लेकिन आपने कभी अगर उसको गिना नहीं, विजुअलाइज नहीं किया, तो एक्चुअलाइज कैसे करेंगे? अगर आपकी वहां तक आपकी अगर वहां तक आपकी सोच और आपका गणित जाता ही नहीं है, तो आप किस चीज के पीछे फिर भाग रहे हो, राइट? बातें तो हम सब बोलते हैं कि भाई 32 साल में सेंसेक्स ने 14% कंपाउंडिंग किया है, राइट? तो भाई 30 साल में अगर 14% कंपाउंडिंग करे तो 32 गुना होता है, राइट? तो किसी का बना नहीं क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा नहीं, राइट? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अभी जैसे मैं प्रशांत जी के साथ काम कर रहा हूँ 5 साल से, तो क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में ना लोग बहुत इसके ऊपर बहुत चिंता करते हैं कि भाई बाजार का क्या होएगा, तेल का दाम क्या होएगा, ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, इस तरीके की बहुत सारी। तो क्या है कि भाई ये मैक्रो डिस्कशन है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए पंकज जी, हम सब T20 देखते हैं, राइट? तो आप और हम क्योंकि मुंबई में बैठे हैं, तो समझो आप और हम कल एक T20 की टीम हमको बनानी है। तो ये मैक्रो डिस्कशन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन या पोर्टफोलियो डिसीजन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सोच किस तरीके की होती है और अल्टीमेटली पोर्टफोलियो में होता क्या है, राइट? तो समझिए हम मुंबई में हैं, हमारा वानखेड़े में T20 मैच है। तो मैं आपको बता पंकज जी, क्या है कि आप तो जानते ही हैं वानखेड़े में आमतौर पे 200 रन तो ऐसे ही बन जाता है, राइट? आपने एक चीज़ देखा होगा कि जितने T20 टीम होते हैं ना, उसमें 5 से 6 बैट्समैन, 2 से 3 ऑलराउंडर, 3 से 4 बॉलर, ऐसा ही कंपोजिशन होता है और विकेट कीपर हमेशा अच्छा बैट्समैन होता है। अब ये 5 6 2 3 3 4 मैंने बोला ना, इसमें 1 प्लस माइनस आप कर लो, लेकिन कुल मिला के टीम का कंपोजिशन ऐसा ही रहता है। अब मैं आपको बोलता हूँ पंकज जी, अपना तो मैच कल वानखेड़े में, आप जानते हैं वानखेड़े में 200 रन तो पार कोर्स है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन है ना जाएंगे फील्ड में, टॉस जीत जाएंगे, बैटिंग ले लेंगे और अपन ही सामने वाले को पहले 400 रन ठोक देंगे। तो एक काम करते हैं, 9 बैट्समैन लेके जाते हैं। अभी ऐसी प्लानिंग करके हम कल वानखेड़े पहुंच गए, आपको क्या लगता है क्या होएगा? सबसे पहले तो ना अपन टॉस हारेंगे, तो सामने वाला बैटिंग लेगा, तो वही अपने को 500 रन ठोक देगा। बस हो गया नहीं। अच्छा, अभी ऐसा टीम लेके मैं वानखेड़े में जाऊं और फिर मैं फलाना फलाना किसी को पूछूं, सब क्या लगता है आपको मैच में क्या होएगा कल? बोलेगा भाई मेरे मैच तो होएगा ही नहीं, खाली टॉस होएगा। तो टॉस जीतेगा तो मैच होएगा, तो टॉस हारेगा तो सामने वाला तेरे को वैसे ही खा जाएगा। तो ये आप क्रिकेट में तो आप एग्जाम्पल समझ गए। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग कभी साउथ इंडिया में या महाराष्ट्र में कोस्टल एरिया में या इवन ईस्ट में कहीं जाते हैं, आप कहीं पे थाली मंगा लो, आप थाली विजुअलाइज करो, तो थाली में बीच में होता है राइस या भात। तो थाली में ना ऐसे वो वाटी होती है, वो कंटेनर्स होते हैं, फिर कहीं पे चटनी, कहीं पे अचार, कहीं पापड़,
और बीच में बहुत सारा राइस होता है। अभी पंकज जी जहाँ पे राइस है ना, वहाँ पे आप हरे मिर्च का अचार विजुअलाइज करो, और जहाँ पे चटनी और अचार है ना, वहाँ पे आप राइस और खिचड़ी विजुअलाइज करो। क्या आप उसे खा पाओगे और सिर्फ उससे मिलेगा क्या आपकी अच्छा, फिर body को? ये थाली, ये वाली जो थाली है ना, ये मैंने कंज्यूम कर लिया, मतलब राइस की मात्रा में ग्रीन चिली का पिकल और ग्रीन चिली के पिकल की मात्रा में राइस रिएक्शन मैंने क्या होगा कंज्यूम कर उसका, लिया। वो सोचो। फिर मैं आपको बोलता हूँ पंकज जी क्या लगता है आपको क्या होएगा कल? बोलेगा भाई तू थाली भर के अचार खा के बैठा है, मेरे को पूछ रहे क्या होएगा, जो तुमने खाया वही होएगा। नाउ यू सी वाई। मैं तो बात तो आपके साथ थाली और क्रिकेट का तो कर नहीं रहा हूँ ना, बात तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं। तो जैसे प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में, अभी देखिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। पिछले 2 साल में लगभग 70% पैसा लोगों ने स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टर फंड्स में लगाया है। करेक्ट। अभी भाई बाजार जो है हमारा, वो 65 से 70% लार्ज कैप और 65 से 75% बैंक, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, हेल्थ केयर और थोड़ा बहुत आप केपेक्स एमएनसी ले लीजिए। हमारा बाजार 65 से 70% ये है, राइट। लेकिन लोगों ने पैसा 70% कहाँ लगाया है? स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक और सेक्टर। तो भाई आप बॉलर के बिना बैट्समैन लेके मैदान में उतरे हो, आप राइस के जगह पे अचार और अचार के जगह पे राइस खाए हो, फिर आप चिंता कर रहे हो कि ट्रम्प साहब ऐसा बोलेंगे तो क्या होएगा, वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर देगा तो क्या होएगा। बोले भाई तुम तो कुछ भी होएगा, तुम्हारा तो प्लानिंग ही बराबर प्लानिंग, नहीं मतलब है भाई ना? तुम अब गेम ही अलग मैदान में जाके खेल रहे हो, तुम्हारा क्या होएगा। सो जैसे व्हाइट ओक में ना, जो प्रशांत जी सामने सीखे, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या है कि पूरे ब्रह्मांड की चिंता करते हैं, तो सीखने वाली बात क्या है कि रिस्क रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क आपके पोर्टफोलियो में है। मार्केट तो बेचारा मार्केट तो पिछले 30-32 साल में 14% कंपाउंडिंग किया है, और हर साल ऊपर के लेवल से एक बार 14-15% गिरता भी है। तो मार्केट तो हर बार अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन हर साल मार्केट गिरता है भाई। 3 साल पहले हम लोग को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता थी, फिर तेल के दाम की चिंता थी, फिर सिलिकॉन वैली आ गया, फिर ईरान और इजराइल आ गया, फिर यहाँ पे इलेक्शन आ गया, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ, तो ये तो भाई लगा ही रहता है। ये तो पास में बहुत सारी चीजें हुई वो हैं है। ऐसा। सो द पॉइंट इज कि भाई आप ये मैक्रो फोरकास्टिंग पे इतना विचार विमर्श करते हैं, भाई अपने पोर्टफोलियो में क्या है वो तो देखो पहले। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क आपके पोर्टफोलियो में है, मार्केट में नहीं है। मेरा एक सवाल था, अच्छा आपने आंसर दिया पूरा, कि यही था कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते। उसकी वजह यही होती है कि उनका जो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग है, उनको जो मतलब बिना गोल को सोचे हुए या अपने रिस्क एपेटाइट को समझे हुए एक इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। उसी की वजह से होता है कि हम जब देखते हैं कि स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है पर उनको रिटर्न नहीं मिले, एंट्री एग्जिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मतलब कि वो परफॉर्मेंस आ गई उसके बाद में एंट्री करना, फिर बीच में थोड़ा 2 सा चीजें हम लोग करते हैं निकल जाना। एज अ फंड हाउस। मेरा 2 प्रायोरिटी है। एक प्रायोरिटी ये है कि भाई हम परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखें, इसलिए मैंने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का पूरा जिक्र किया। तो हम चाहते हैं कि हम अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखें। और अभी पंकज जी आपने बोला, आपने देखा होगा कि जो आपने बोला वो चीज़ होती है इनकंसिस्टेंसी की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि लोग परफॉर्मेंस देख करके फंड में आते हैं। तो पहले क्या है कि भाई किसी फंड का समझो 1000 करोड़ का कॉर्पस है, 1000 करोड़ का कॉर्पस लेकर के बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा दिया फंड ने। उस अब इन्वेस्टर परफॉर्मेंस आ के गए। बलबूते पे भाई वो फंड का कॉर्पस हो गया 10,000 करोड़। और फिर अगर उसका परफॉर्मेंस स्लिप होता है तो 1000 करोड़ के समय पे जितने इन्वेस्टर थे, रिटर्न तो उनका बना, जो नए आए उनको, उन्होंने तो डाउनसाइड देखा। तो मैंने बार बार देखा है कि भाई परफॉर्मेंस आने के बाद पैसा आता है, पैसा आने के बाद परफॉर्मेंस। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, और फंड की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि भाई ऑन अ लार्ज स्केल यू कैन डिलीवर परफॉर्मेंस। और अभी सेबी ने बहुत बढ़िया काम किया पंकज जी, कि आपको अलग डिस्कशन भी आप एजुकेट कर सकते हैं लोग। आपने इस पे एजुकेट अगर आप करेंगे कि सेबी ने अप्रैल ऑनवर्ड्स एक इन्फॉर्मेशन रेशियो का डिस्क्लोजर कंपलसरी कर दिया, आपने ज़रूर देखा होगा। तो इन्फॉर्मेशन रेशियो क्या है? फंड की अल्फा, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा कितना रिटर्न दिया, अल्फा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अल्फा। कि भाई अगर एक बैट्समैन है जो अमूमन एवरेज 45 रन बनाता है टेस्ट मैच में, दूसरा बैट्समैन है वो भी 45 बनाता है, लेकिन जो पहले वाले साहब है ना, वो अच्छे दिन पे 200 रन मारते हैं, खराब दिन पे 0 कॉट बिहाइंड। और जो दूसरा वाला जिसका 45 का एवरेज है, वो खराब टाइम में 20 रन और अच्छे दिन पे
100 रन समझो बनाता है, तो सेकंड वाला प्लेयर ज़्यादा रिलायबल है ना, क्योंकि आपको कभी जन्नत कभी जहन्नुम ऐसा तो चाहिए नहीं। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर हम ध्यान देते हैं, और अभी सेबी ने भी कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान लोगों का आकर्षित हो, इसलिए इंफॉर्मेशन रेशियो का डिस्क्लोजर कंपलसरी कर दिया है। ये मैं डेफिनेटली आपसे ना कभी अलग से इस पर चर्चा करूँगा कि आपका जो फिलॉसफी है, Yes. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी है, वो सब बातों के ऊपर, क्योंकि बहुत ही Absolutely. इम्पोर्टेंट है समझना। इसीलिए, क्योंकि ये मैंने इसलिए आपको साइट किया, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना कि लोगों का जो फंड का रिटर्न है वो लोगों को खुद को एक्चुअल में हासिल होता है कि नहीं, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग गलत हो जाती है। और एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग इसलिए गलत होती है क्योंकि फंड के जो परफॉर्मेंसेस है इतने एक्सट्रीम होते हैं। अच्छा है तो बहुत अच्छा है तो बहुत लोग आते हैं, और फिर खराब होता है तो बहुत खराब होता है कि भाई लोग हाथ छोड़ के नाराज होके इन्वेस्टर का भरोसा टूट जाता भरोसा है, टूट जाता फिर, है ना? तो क्या है कि हमको परफॉर्मेंस है ना एक्सट्रीम्स में नहीं लाना है, हमको परफॉर्मेंस एक रेंज में लाना है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिलीवर करना है, जिससे कि लोग आपके साथ बने रहे। लोग बने रहेंगे तो फंड के रिटर्न और इन्वेस्टर को जो रिटर्न प्राप्त हुआ उसमें डिफरेंस कम आएगा अगर लोग बने रहेंगे। अगर लोग ऊपर में आएंगे और नीचे में निकलेंगे तब तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहेगा कि भाई फंड का क्या एक्सपीरियंस है और इन्वेस्टर का खुद का क्या एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ये इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है और चीज़ें सिंपल हो ज़रूरी है। और अभी सेबी ने भी जो एक ये मतलब मैंडेट लेकर आए, और अभी फंड हाउसेस ने भी अपनी स्कीम्स के नाम चेंज किए कि वो पहले ब्लू चिप फंड था, उसे लार्ज कैप है तो लार्ज कैप रहेगा, वो इमर्जिंग ब्लू चिप, इमर्जिंग इक्विटी, इस तरह से मतलब इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आ रहा था कि इमर्जिंग ब्लू चिप है तो शायद मिड कैप है, और ब्लू चिप है तो लार्ज कैप है, तो मिड कैप है तो मिड कैप है, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप है। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से काफी चीजें लेके आए हैं। और अभी जो और भी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन को लेकर कंसल्टेशन पेपर आए हैं, तो जो सेबी इस तरह के काम कर रही है इन्वेस्टर्स के हित में, तो आपको लगता है इससे डेफिनेटली और भरोसा बढ़ेगा, और इन्वेस्टर्स जो हम बात करते जी। हैं कि टियर 2 टियर 1 सिटीज में अभी भी गैप ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। तो यदि उनके लिए आसान होगा समझना म्यूचुअल फंड्स को, सिंप्लिसिटी होगी, नाम बहुत सिंपल होगा, तो क्या इससे और ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़ेंगे? दो चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ है भाई, मैं कतई ये नहीं बोलता हूँ कि जितना मेडिकल साइंस क्रिटिकल है उतना हमारा फील्ड क्रिटिकल है। मेडिकल साइंस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल। लेकिन आप एक एग्जांपल लीजिए कि भाई एक पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल है ना, कोई उसको रामबाण इलाज बोलेगा, कोई उसको अलग कोई नुस्खा बताएगा, सब बढ़िया बढ़िया ब्रांडिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है ना भाई, केमिकल कंपोजिशन एक ड्रग का जो है, हाँ, तो उसके साथ का कुछ नाम आप रखोगे ना, उसमें कुछ डिस्क्लोजर दोगे ना कि भाई इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उससे पता चलेगा ना कि किस बीमारी का मर्ज है ये, राइट। तो उसी तरीके से अगर फंड्स जो हैं, भाई लार्ज कैप फंड लार्ज कैप है, अगर हम तरह तरह के क्रिएटिव नेम्स रखेंगे तो पहले तो लोगों को पहचान में नहीं आएगा, ये किस मर्ज की दवा है वो नहीं समझ में आएगा, राइट। और मिसलीडिंग हो जाएगा ना अगर आप क्रिएटिव नेम्स उसमें डालेंगे तो क्रिएटिविटी का तो कोई अंत नहीं है। तो सेबी ने बढ़िया काम किया ना कि भाई लार्ज कैप फंड का नाम लार्ज कैप होना चाहिए ना यार, मतलब क्यों ये सब तुम फैंसी थिंग्स व्हाई यू आर राइटिंग, बिकॉज द फैंसी थिंग्स इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड इट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो, बोथ द थिंग्स। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन तो होना चाहिए। भाई हमारा फंड है तो व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप रखेंगे, किसी और का होगा तो कुछ और, लेकिन नाम तो लार्ज कैप है ना भाई। और फिर उसके अंदर देखेंगे ना लोग पोर्टफोलियो क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये बात सही है, तो स्टैंडर्ड कर दो उसको। क्योंकि ये बात तो सही है कि हमें समझ में आता है कि ब्लू चिप और इमर्जिंग ब्लू चिप में क्या अंतर हो सकता है, बट आम निवेशक के लिए इमर्जिंग ब्लू चिप है तो मुझमें, और वो जो वर्ड्स हैं वो माइंड पे कुछ साइकोलॉजिकली कभी-कभी इमर्जिंग इक्विटी है तो लार्ज एंड मिड कैप है किसी फंड हाउस का, तो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। मैं तो ये बोल रहा हूँ कंफ्यूजिंग भी है, और वो फैंसी वर्ड्स का भी माइंड पे कुछ इंप्रेशन या मिसलीडिंग इंप्रेशन पड़ सकता है ना, क्योंकि उसमें एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस है ना कि भाई ऐसा नाम ये ऐसा करेगा, अभी कोई, हाँ राइट, तो ऐसा कि कुछ उभरता सितारा ऐसा कुछ लगेगा ना, तो ये तो फिल्मी हो गया ना बिल्कुल। तो ये एक अच्छा हुआ कि मतलब सिंप्लिसिटी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टर भरोसा बढ़ रहा है, और फंड हाउसेस के लेवल पर जो काम हो रहा है इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेकर एमपी कर रही है। और आपने जो भी बताया कि आप ग्राउंड इवेंट से लेकर और
डिजिटल माध्यम से बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जिस हिसाब से हमने ग्रोथ देखी है और ये ग्रोथ इस तरह से बढ़ती रही, तो अभी जो भी हर बार एमफी के नंबर आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि वो बढ़कर ही आ रहे हैं, है ना? Absolutely. चाहे हम एसआईपी बुक की बात करें, यूएम की बात करें, ये आगे बढ़ता ही रहेगा। नहीं, और ट्रांसपेरेंसी जो आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, जैसे पहले बोला एक्सट्रीम में नहीं सोचना है हमको। आप समझिए कि भाई 0 इन्वेस्टर से लेके समझो 100 इन्वेस्टर है, ठीक है? तो अभी के जिस तरीके का काम करने का समझो तरीका है, उसमें से 20 लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए 100 में से 100 लोग को तो कभी भी पूरी बात पूरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से अगर 20 के बजाय 35 लोगों को कुछ समझ में आने लगे, तो वो भी अपने आप में अच्छा है ना। ये 100% लोगों को तो पूरी बात नहीं समझ में आएगी। अभी का जो काम करने का तरीका है, उसमें 20 लोगों के लिए इतनी ट्रांसपेरेंसी में समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाएंगे तो 20 के बजाय 30 लोगों को समझ में आएगा, 40 लोगों को समझ में आएगा। तो इंक्रीमेंटली इम्प्रूवमेंट तो है ना। तो ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज गुड। आशीष जी, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, आप मुझे एक लाइन में एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं। श्योर। पहला सवाल है, आप सुबह उठते हैं तो चाय, कॉफी या फिर फाइनेंशियल मार्केट का अपडेट, क्या चाहिए आपको? अपडेट। एक्चुअली मैं पहले मतलब खराब आदत है, लेकिन सबसे पहले फ़ोन उठाता हूँ। वंडरफुल। अच्छा, एक बुक रिकमेंड करनी हो अगर आपको इन्वेस्टर्स को, तो कौन सी बुक होगी? जैसे एक मुझे जो पसंद है वो है इन्वेस्टिंग द लास्ट लिबरल आर्ट। वो मुझे बहुत पसंद है बुक, रॉजर हैक्स्ट्रॉम ने लिखी हुई है। सो आई थिंक दैट पढ़ना चाहिए वो। एक फाइनेंशियल मिस्टेक कोई आपने की हो जिससे आप चाहे कभी दोबारा रिपीट ना करें? किया था ना मैंने 1999 में, एकदम मार्केट के पीक में टेक्नोलॉजी का स्टॉक लेना, और बिना समझे किसी के बोलने पे, जब मैं कॉलेज से निकला ही था, तो सारी गलतियां उसमें कर ली थी कि जो अपने को समझ में नहीं आता है वो ले लिया, तेजी के समय में जो हॉट सेक्टर था वो ले लिया, राइट, मम्मी से पैसा बोरो करके खरीदा, तो सारी गलती एक में आ गई। ओके। एज ए सीईओ आप क्या मानते हैं कि एक कोई हैबिट जो आपको मोर प्रोडक्टिव बना सकती है? रीडिंग एंड रीडिंग फास्ट। ओके। रीड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फास्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। और क्या रीड करना चाहिए, क्या रीड नहीं करना चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है। बुल मार्केट या बेयर मार्केट, व्हाट टीचेस यू मोर? बेयर मार्केट। मैं तो बोलता हूँ टीचिंग ऑल्सो बेयर मार्केट, और पैसा भी बेयर मार्केट में बनता है। पंकज जी, एक्चुअली क्या होता है, बुल मार्केट में लोगों के स्टेटमेंट हरा हो जाता है। ओके। लेकिन बुल मार्केट में स्टेटमेंट हरा कब होएगा? जब आपने बेयर मार्केट में पैसा डाला तभी होएगा ना। ओके। तो पैसा तो बेयर मार्केट में ही बनता है, और सारे लर्निंग भी बेयर मार्केट में ही आते हैं 100%। अगर आप सीईओ नहीं होते, या ये कहो कि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होते, तो कोई प्रोफेशन? टीचर, जर्नलिस्ट, लॉयर, ऐसा मेरे को लगता है। तो हाँ, या तो टीचर, जर्नलिस्ट या लॉयर। ओके, आपको मतलब एजुकेट करना या मतलब ये करना अच्छा लगता है ऐसा? हाँ, बिकॉज रीडिंग करना, रिसर्च करना, और ऑफ कोर्स शेयर बात करना। को हाँ, पहुंचाना। शेयर करना, यस। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप, तो उस केस में आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट? पुराने सॉन्ग्स। मैं कभी भी एक सिंगर पकड़ लेता हूँ, जैसे मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, मुकेश, किशोर कुमार, हेमंत कुमार। ओके। सो मैं नॉर्मली, मेरी कोई फिक्स प्लेलिस्ट नहीं है, बट इट इज़ हाईली लाइकली कि पुराने हिंदी सॉन्ग्स होंगे। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो हमेशा आप बिलीव करते हैं इसमें? थोड़ा जो बाजार में हो रहा है उससे उल्टा सोचना चाहिए। जैसे बफेट साहब को बोला था ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल ओके। एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो मैं खाली उतना सबको समझाना चाहता हूँ कि भाई हमेशा ये ध्यान में रखिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है अदर्स। तो अदर्स में शामिल नहीं होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि अगर ये कहा जाए कि एक आपने कोई ऐसी गलती की जो उस वक्त शायद लोगों ने कहा हो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आपको भी लगा हो भाई क्या हो सकता है गलत हो, पर वो गलती आप हमेशा करना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला, करियर रिस्क। ओके। फिर करियर रिस्क तो खैर रिस्क तो उल्टा गलती नहीं होगी मेरे हिसाब से। उल्टा हाँ, लेकिन कई बार जैसे मैंने आपको बोला ना, बोरो करके निवेश करना, ओके। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, बहुत सारे ऐसे इसको, ये सब कॉन्ट्रा डिसीजन है ना, ओके। अगेंस्ट द गिवन विजडम।
राइट? सो स्टीरियोटाइप्स जो है हाँ, उससे हट के स्टीरियोटाइप आप से, हाँ, मतलब सी 2-3 चीज़ें, जैसे स्टीरियोटाइप से अलग, और दूसरा स्टेटस को नहीं होता है मेरे से। स्टेटस को मतलब अगर कोई बोलेगा ना कि भाई कुछ मत करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वो नहीं होता है। कुछ अलग करने की इच्छा होती है, कुछ नया डालते करें, हैं हाँ, आप। कुछ नया करें, कुछ अलग करें, तो मज़ा आएगा। आशीष जी, आपने आज समय निकाला और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको और आपके सभी दर्शकों को थैंक यू। तो आशीष जी से आज हमने चर्चा की मार्केट के बारे में कि किस तरह से पैसा बनता है, क्या कुछ इन्वेस्टर्स मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, इवन यदि आपका कोई सवाल आशीष जी के लिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उनसे उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।